नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना कोई देर के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कक्षा शिक्षण में छात्रों द्वारा एक तो सामूहिक वाचन एवं अनुकरण वाचन से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है। तो देखिए, एक तो सामूहिक वाचन है, सामूहिक वाचन यानी जो समूह में वाचन करेंगे, और एक है अनुकरण वाचन यानी कि मित्रों जो मतलब आदर्श वाचन शिक्षक करता है उसके बाद, यानी कि पहले शिक्षक जो भी बोलेगा, जो भी वाचन करेगा, उसके बाद अगर छात्र जो भी बोलते हैं जो का त्यों, उसे कहते हैं अनुकरण वाचन ना। तो देखिए, दोनों क्या है, सामूहिक वाचन है और ये भी अनुकरण वाचन है, दोनों क्या है, वाचन है ना। तो वाचन से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है, पठन कौशल का, वाचन कौशल का, श्रवण कौशल या लेखन कौशल। तो जब दोनों ही वाचन है तो इसका मतलब क्या है, वाचन कौशल का ही तो विकास हो रहा है ना। तो इस प्रकार दोस्तों जो पहला प्रश्न है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि भाषाई दक्षता के किस कौशल के विकास के लिए वाचन कौशल का विकास आवश्यक है। कि देखिए, भाषाई दक्षता का किस कौशल के विकास के लिए वाचन कौशल का विकास आवश्यक है ना। ऐसा पूछा है कि जो वाचन कौशल है उसका विकास आवश्यक किस विकास के लिए है, किस कौशल के लिए आवश्यक है। तो देखिए, आपको पता है भाषाई दक्षता के जो कौशल है वो कुल कितने कौशल है दोस्तों, 4। कितने हैं, 4 है ना। देखिए कौन कौन से हैं तो लिख लीजिए। तो देखिए क्रम से लिखते हैं। 1 नंबर पे कौन सा है दोस्तों, 1 नंबर पे श्रवण है, 2 नंबर पर वाचन है, 3 नंबर पे कौन सा मित्रों, पठन है, और नंबर 4 पर है लेखन कौशल। यही है ना, ठीक है। अब अगर एक मोंटेसरी की बात करें, मैडम मारिया मोंटेसरी ने ये लेखन तीसरे बताया और पठन चौथे बताया, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। अब देखिए, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन ये 4 है। अब इनमें पूछा है कि किस कौशल के विकास के लिए वाचन कौशल का विकास आवश्यक है। तो देखिए, वाचन कौशल का विकास आवश्यक है ना। वाचन कौशल का विकास किसके लिए आवश्यक होगा, तो भाई श्रवण का तो हो गया, तब पूछा है कि वाचन कौशल का विकास आवश्यक है किसके लिए, तो फिर पठन के लिए, है ना। मतलब एक स्टेप होगा तभी तो दूसरा स्टेप होगा, है ना। तो भाई श्रवण तो हो चुका है, अब आगे चलते, मतलब वाचन कौशल का विकास पूछा है, इसका मतलब श्रवण का हुआ है तभी तो वाचन कौशल का पूछा है। अब जब वाचन कौशल का विकास के लिए पूछा है, विकास के लिए आवश्यक, मतलब ये वाचन कौशल है वो किस विकास के लिए, तो पठन के लिए वाचन है, ठीक है। इसी प्रकार लेखन के लिए फिर पठन आ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पठन कौशल, यानी कि जो प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या है मित्रों, कि बालक की कमजोरियों को पता लगाकर जो शिक्षण योजना बनाई जाती है, बालक की कमजोरियों का पता लगाकर जो शिक्षण योजना बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है मित्रों। नैदानिक शिक्षण कहते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या अतिरिक्त शिक्षण। तो देखिए, अतिरिक्त शिक्षण नहीं होगा यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे व्यक्तिगत शिक्षण भी होगा ना, यानी कि व्यक्तिगत विशेष को देना जाने वाला शिक्षण है ना। देखिए, कमजोरियों का पता लगाकर जो शिक्षण योजना बनाई जाती है ना, ध्यान से पढ़िए। देखिए, कमजोरियों को अगर पता लगाना पूछते तब तो कौन सा होता, नैदानिक होता ना। लेकिन पता लगा लिया है, उसके बाद जो शिक्षण योजना बनाई जाएगी वो क्यों बनाई जाएगी, वो उसमें सुधार के लिए बनाई जाएगी ना भाई। भाई जो भी कमजोरियाँ हैं उनमें सुधार के लिए शिक्षण योजना बनाई जाएगी। इसका मतलब वो नैदानिक शिक्षण नहीं होकर कौन सा शिक्षण कहलाता है मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या आपके 3 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। अच्छा प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री से है कि चार्ट किस प्रकार की सहायक सामग्री है। कि जो मित्रों चार्ट है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो देखिए, ये दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य है या उक्त कोई नहीं, है ना। तो देखिए, चार्ट है वो मित्रों दृश्य सामग्री, आपको पता है ना। चार्ट कौन सी सामग्री है, दृश्य सामग्री है ना, यानी कि इसको देख कर ही बालक सीखता है या पढ़ता है, समझता है ना। तो ये दृश्य सामग्री हो गई मित्रों। चार्ट पर होता है क्या है, चार्ट पर जो चित्र है ना, यानी कि चित्रात्मक तथ्य प्रदर्शित किए जाते हैं। चित्रात्मक तथ्य यानी कि एक ऐसा चित्र बनाया जाता है मित्रों, एक ऐसा चित्र बनाया जाता है यानी जिसमें जो तथ्य रहते हैं उन तथ्यों के माध्यम से मतलब चित्र बनाया जाता है कि वो जो तथ्य है वो समझ में आ जाते हैं, यानी कि उन चित्र के माध्यम से किसी घटना का क्रमबद्ध वर्णन हो जाता है। इस प्रकार ये चार्ट है, एक दृश्य सामग्री है मित्रों। तो आपके जो प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। एक और अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, प्रश्न संख्या 5। ये सीटेट में पूछा गया था एक बार।
श्रुतलेख जो परीक्षण है, श्रुतलेख परीक्षण, ये निम्न में से किस भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है मित्रों? देखिए श्रुतलेख परीक्षण पूछा है ना, यानी कि लेख का ही एक भाग है श्रुतलेख, अनुलेख, प्रतिलेख है ना, सुलेख। तो देखिए श्रुतलेख पूछा है, अनुलेख पूछा है, यानी सुंदर लिखने के लिए काम आए। श्रुतलेख किस काम में आता है? श्रुतलेख मित्रों वर्तनी सुधार के काम आता है, वर्तनी सुधार हेतु काम आता है श्रुतलेख परीक्षण, है ना। अब देखिए श्रुतलेख में होता क्या है, शिक्षक पहले 3 बार बोलता है। पूछ सकते हैं श्रुतलेख में शिक्षक के बोलने की संख्या कितनी बार वो मतलब मानक रूप में बोलता है, सही रूप में, है ना, 3 बार। अभी देखिए मतलब अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग शिक्षक है, वो कितनी प्रकार से बोल सकता है, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा, 3 प्रकार से बोलता है, ठीक है। तो देखिए 3 बार बोलेगा मतलब बालक भी लिखेंगे ना। तो देखिए इससे किस प्रकार का मतलब ये किस कौशल का विकास हो रहा है ना, केवल श्रवण कौशल का हो रहा है, केवल पठन का, केवल लिखन, या फिर श्रवण व लेखन दोनों का। तो देखिए पहले बालक सुनेंगे और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी श्रवण व लेखन कौशल का मूल्यांकन हो जाएगा यहाँ पे। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या 5 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का लाभ है। शिक्षण में जो श्रव्य दृश्य सामग्री है आपके, उसका क्या लाभ है? तो देखिए शिक्षण को अरुचिकर बनाना, नहीं ये ए है, ये गलत हो गया ना, शिक्षण रुचिकर बनता है, तो ये विकल्प हट जाएगा। शिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं डालना, अब देखिए कोई प्रभाव नहीं डालना, ये नहीं आ गया ना, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये भी हट जाएगा विकल्प ना। शिक्षण पर तो बिल्कुल श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रभाव पड़ता है ना। समय व धन की दृष्टि से खर्चीला, ये यहाँ पे गलत आ गया। खर्चीला, अगर खर्चीली होती तो भाई हर विद्यालय का मतलब इतना थोड़ी ना रहता है कि वो श्रव्य दृश्य सामग्री खरीद सके ना, खर्चीली भी नहीं है, तो ये भी विकल्प हट जाएगा मित्रों। बच्चा कौन सा, विकल्प नंबर 4 बचा। यानी कि शिक्षण क्या होता है, सरल होता है, रोचक होता है ना। सरल आसान होता है, इससे रोचक होता है, जिसमें बालकों की विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत होती है, और आसानी से जो समझ में आ सके, यानी कि बोधगम्य बनता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 6 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 7 है कि पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त रहेगी? अच्छा प्रश्न मित्रों, जो पाषाण शब्द है इसका अर्थ स्पष्ट करना आपको, ना, एक शिक्षक के रूप में पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो कौन सी तकनीक है वो उपयुक्त रहेगी? तो देखिए आप चित्र दिखाओगे बालकों को, पाषाण ही दिखा दोगे, वाक्य प्रयोग करेंगे, या फिर पर्याय शब्द बताओगे ना। देखिए मतलब यहाँ बात देखिए वैसे प्राथमिकी हो या फिर उच्च प्राथमिकी, ये बात ज़रूर नहीं है, ठीक है। प्राथमिक हो या फिर उच्च प्राथमिक, दोनों के लिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं, दोनों के जो बच्चे हैं वो किससे सीखेंगे? मुख्य रूप से सीखते हैं प्रत्यक्ष अनुभव से, ठीक है। यानी कि किसी की चीज़ को प्रत्यक्ष अपने सामने मूर्त रूप में देख कर करके सीखते ना, तो वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव। तो वहीं यहाँ पे वही प्रश्न पूछा है ना, जरूर नहीं है कि प्राथमिका या उच्च प्राथमिका, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है तो उससे संबंधित पूछा है। तो देखिए प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आप क्या करोगे ना, प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बेस्ट विधि होती है ना, वहीं पूछा कौन सी तकनीक उपयुक्त रहेगी। तो देखिए उस शब्द के पर्याय बता दोगे, जैसे कि भाई पाषाण का असम है ना, पाहन है, प्रस्तर है, पाषाण है, सेल है, सीला है, ये पर्याय शब्द बताओगे तो वो अर्थ समझ जाएंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। क्यों? पर्याय तो जिसका पढ़ा हो वही समझेगा। वाक्य प्रयोग करोगे, है ना, कि मैंने राम का सिर पाषाण से फोड़ दिया, है ना, मैंने राम को पाषाण मार दिया, तो इससे जरूर थोड़ी भाई पाषाण का पत्थर ही हो ना, राम को मतलब पाषाण मार दिया हो सकता है, राम को तीर मार दिया ना, पाषाण का तीर भी हो सकता है। मतलब जब तक ये पर्याय शब्द है ये बाद की चीज़ है, वाक्य प्रयोग ये भी बाद की चीज़ है, तो ये दोनों विकल्प हट जाते हैं, है ना। चित्र दिखाओगे या पाषाण, ये 2 विकल्प हो सकते हैं, चित्र और पाषाण, ठीक है। लेकिन चित्र दिखाओगे उसकी तुलना में तो ये सबसे बेस्ट है ना भाई, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि आप पाषाण ही दिखा दो ना, उससे प्रत्यक्ष अनुभव मिल रहा है। तो इस प्रकार मित्रों जो प्रश्न संख्या आपके 7 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि व्याकरण अनुवाद विधि में मुख्यतः किस कौशल पर बल दिया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि, यानी इसका दूसरा नाम है मित्रों भंडारकर विधि। कौन सी विधि है मित्रों? भंडारकर विधि, है ना। इसको भंडारकर विधि क्यों कहते हैं मित्रों? कि जो डॉक्टर भंडारकर है ना, डॉक्टर राम गोपाल जो भंडारकर है मित्रों, वो उसके जनक थे। इस प्रकार व्याकरण अनुवाद विधि को मतलब भंडारकर विधि कहते हैं। मुख्यतः इसमें किस कौशल पर बल दिया जाता है ना? व्याकरण अनुवाद विधि में देखिए बोलने पर, लिखने पर, लिखने और पढ़ने पर, या पढ़ने पर बोलने पर। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ना बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है ना। बोलने की अपेक्षा लिखने व पढ़ने पर, यानी
व्याकरण अनुवाद जो विधि है उसको मतलब लिखा जाता है तभी स्थायी रूप से समझ आएगा, और जब पढ़ा जाता है तभी स्थायी रूप से बालकों को क्या आएगा मित्रों, समझ आएगा ना। तो देखिए व्याकरण अनुवाद विधि की और विशेषता बता देता हूँ। इसमें मतलब जो द्वितीय भाषा है ना उसका पहले व्याकरण पढ़ाया जाता है, ये चीज़ याद रखना। जो द्वितीय भाषा है उसका पहले व्याकरण पढ़ाया जाता है ना। पहली भाषा मातृभाषा हो गई है ना, पहली कौन सी हो गई, मातृभाषा हो गई, और दूसरी जो भी आप सिखा रहे हो वो हो गई है ना, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें द्वितीय भाषा व्याकरण पहले पढ़ाया जाएगा ना, और मातृभाषा से उसकी शब्दों की तुलना भी की जाएगी। ये व्याकरण अनुवाद विधि है, इसमें लिखने और पढ़ने पर मुख्यतः बल दिया जाता है। तो मित्रों इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 8 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है कि भाषा शिक्षण की विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भाषा शिक्षण की विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा है मित्रों, है ना, कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये जो शिक्षण विधियां हैं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही कथन है ये तो। करके सीखने, है ना, मतलब क्रियात्मक सिद्धांत पर होने चाहिए, क्रियाशील पर बच्चा सक्रिय रहे, बिल्कुल सही है, तभी तो सीखेगा। छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने वाली हो, भाई शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों करेंगे, है ना। छात्रों में अच्छा सुधार हो, वांछित जो चाहते हैं वैसा सुधार हो, वैसा परिवर्तन हो, बिल्कुल सही है ना। बालकों को विषय वस्तु के प्रति प्रेरित करने वाली हो, बिल्कुल सही चीज़ है। विषय वस्तु के प्रति रुचि जगाए, प्रति प्रेरित करें, तभी तो मतलब शिक्षण विधि अपनाई जाएगी, है ना। तो ये भी क्या है, सत्य कथन है। तो असत्य कथन पूछा है मित्रों, असत्य कथन। तो देखिए कम समय लेने वाली न हो, ये न है ये हट जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए ज़्यादा समय लेंगी शिक्षण विधियाँ तो फिर उपयोग थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट का आपको पता है कि भाई समय ही कम मिलता है ना, तो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे ना। तो अगर आता कि कम समय लेने वाली हो तो फिर ठीक रहता है ना, न हो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या आपके 9 है वहाँ पर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 10 है कि मोंटेसरी विधि में बालक की कौन सी ज्ञानेंद्रिया सक्रिय रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोंटेसरी विधि मैडम मारिया मोंटेसरी ने दी, साहचर्य विधि ना, इसमें बालक की कौन सी ज्ञानेंद्रिया सक्रिय रहती है। पहली बात, मोंटेसरी विधि का संबंध अगर ऐसे भी प्रश्न बन जाता वो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि मोंटेसरी विधि में, है ना, बालकों को ज्ञान करवाया जाता है अक्षरों का, शब्दों का, वाक्यों का, है ना, या सभी का। तो याद रखिए इसमें अक्षरों या वर्णों का करवाया जाता है, अक्षर या वर्णों से संबंधित ये विधि है ना। तो देखिए इसमें कान व हाथ काम आते हैं, आँख कान व हाथ, आँख व कान या आँख व हाथ। तो देखिए मोंटेसरी विधि में पहले जो प्रक्रिया बताता हूँ होता क्या है ना, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बालक अक्षरों को देखते हैं, है ना, वर्ण देखना। सबसे पहले तो भाई देखेंगे ना तभी तो उस पर काम करेंगे, ये पहली प्रक्रिया वर्ण देखना, है ना। दूसरी प्रक्रिया क्या है, दूसरी प्रक्रिया है कि ध्वनियाँ सुनना, उन वर्णों को मतलब कैसे बोला जाता है वो ध्वनियाँ सुनना, ठीक है, ये दूसरी प्रक्रिया है। और तीसरी प्रक्रिया है मित्रों, इसमें तीसरी प्रक्रिया हो जाएगी आपके कि मतलब जो भी अक्षर है ना, अक्षर है, उभरे हुए अक्षर होते हैं इसमें, उन पे है अंगुलियाँ फेरना। अंगुलियाँ फेरना मतलब हाथ से कार्य करना, है ना, हाथ से कार्य करना, ये है, ये इसकी 3 प्रक्रियाएं होती है इसमें, ठीक है। तो देखिए वर्ण देखना किससे देखेंगे, आँख से। ध्वनियाँ सुनना, सुनेंगे किससे, कान से। और हाथ से लिखना मतलब हाथ से कार्य करना, हाथ से अंगुलियाँ है ना उस पर उभरे हुए अक्षरों फेरना, इसका मतलब आँख कान व हाथ, बिल्कुल सही हो जाता है। तो मित्रों जो प्रश्न संख्या आपके 10 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 अच्छा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक पद्धति किस विधि का एक प्रकार है। लीजिए सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, मतलब इजी प्रश्न में रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि इजी प्रश्न पता है सबने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अब तक अच्छी तैयारी हो गई। तो मतलब जितने टफ क्वेश्चन, नए क्वेश्चन उनके सामने लेकर आए तो बिल्कुल सही रहेगा। सेकंड ग्रेड वाला अब जरूर नहीं है कि ये आपके सिलेबस में मतलब है नहीं, वाली बात तो ना, ये आया नहीं, तो देखिए आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल आएगा ना। तो देखिए पाठ्य पुस्तक विधि किस विधि का एक प्रकार है, निगमन विधि का, आगमन विधि का, व्याकरण अनुवाद या गद्य विधि का। तो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक विधि है ना वो निगमन का प्रकार है। किसका है, निगमन का। निगमन के वापस 2 है, एक तो सूत्र विधि है और दूसरी कौन सी है, दूसरी पाठ्य पुस्तक विधि है ना, यही है, ये 2 निगमन के हो जाएंगे। आगमन की एक सहयोग विधि, एक प्रयोग विधि, यही है ना। तो देखिए इसमें देखिए जो निगमन विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी है,
मनोवैज्ञानिक विधि। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सूत्रों में तो सूत्र रटवा दिए जाते हैं, और पाठ्य पुस्तक में क्या है, इसकी विशेषता क्या है मित्रों, पाठ्य पुस्तक पद्धति में जो पाठ्य पुस्तक में जितनी भी परिभाषाएं आ रही है, जितने भी नियम आ जाते हैं, वो सारी याद करवा दिए जाते हैं। यानी कि जो नियम है या परिभाषाएं, मान लो परिभाषाएं हैं संधि की परिभाषा, संज्ञा की, मतलब ये व्याकरण की विधि है ना भाई, आगमन निगमन निगमन विधि व्याकरण की, तो व्याकरण से संबंधित जो भी इसमें परिभाषाएं आ रही है वो परिभाषाएं सिखा देते हैं ना। केवल परिभाषाएं सिखाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनको जो रटंत प्रणाली है वही सिखाई जाती है ना, उनको समझाने वाली चीज़ है वो बिल्कुल नहीं समझाई जाती है ना। इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, कि इसमें परिभाषा रटवा दिए जाते हैं ना। भाषा का जो प्रयोग है ना, दक्षता का, उसका अभ्यास नहीं करवाया जाता इसमें। तो इस प्रकार मित्रों ये मनोवैज्ञानिक कहलाती है। तो आपके प्रश्न संख्या जो 11वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर, कि वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है किंतु पद्य में नहीं। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ऐसा कौन सा वाचन है जो केवल गद्य में ही प्रयुक्त हो लेकिन पद्य में नहीं हो। ठीक है, तो देखिए आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उक्त दोनों, या मौन वाचन। तो बता देता हूँ। आदर्श वाचन, जब शिक्षक लय ताल यति गति विराम है ना बलागात स्वर के साथ में जो वाचन करता है वो होता है आदर्श वाचन, है ना। एक चीज़ बता देता हूँ कि इस जो गद्य का ये प्राथमिक रूप है, गद्य का क्या है, प्राथमिक रूप है आदर्श वाचन। ठीक है, तो इसका मतलब पद्य में नहीं होता, बिल्कुल होता है। यहाँ पूछा एक पद्य में बिल्कुल ही नहीं हो, आदर्श वाचन पद्य में होता है लेकिन प्राथमिक किसका है, गद्य में, ऐसा याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुकरण वाचन, छात्र पीछे पीछे बोलते हैं, पहले शिक्षक आदर्श वाचन करेगा फिर छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, तो ये तो गद्य में भी होता है और पद्य में भी हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे हट जाएगा, आदर्श वाचन भी यहाँ हट जाएगा। उक्त दोनों, तो जब दोनों है ही नहीं तो बच्चा कौन सा, मौन वाचन। बिल्कुल मौन वाचन। मौन वाचन कैसे होता है, मन ही मन में होठ, बिना होठ हिलाए, बिना खुद हिले, है ना। मस्तिष्क और आंखें इसमें सक्रिय रहती है, दो चीज़ें रहती है, मस्तिष्क और आंखें, है ना। मतलब फटाफट आंखों से देखता है और तुरंत मस्तिष्क में ग्रहण करता है, वो कहलाता है मौन वाचन, है ना। तो इसमें स्वर की जरूरत होती नहीं है। अब ये किस में प्रयुक्त होता है, गद्य में। बिल्कुल सही है, ये गद्य में ही तो होगा, गद्य का ही तो मौन वाचन होगा। अब कहते हैं कविता का मौन वाचन करो, कविता तो से स्वर होती है, वो पद्य में हो गया, है ना। तो वो पद्य में मौन वाचन आपके नहीं होता है मित्रों। तो प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है, किसी पाठ को पढ़ने के पश्चात छात्रों के मन पर जो प्रभाव पड़ता है तो किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। ये देखिए शैक्षिक उद्देश्य से एक प्रश्न आया है। डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। किसी पाठ को पढ़ने के पश्चात छात्रों के मन पर जो प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है, सोच पर जो प्रभाव पड़ता है ना, तो उसका मतलब क्या है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति की पूर्ति हो रही है वहाँ पे ना। सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, यहाँ अभिवृत्ति उद्देश्य की पूर्ति हो रही है मित्रों। अभिरुचि तो रुचि हो जाती है, मतलब विशेष रुचि दिखाती है किस चीज़ के प्रति। ज्ञान क्या हो जाता है, एक बार पढ़ लेना, एक बार में समझ लेना, है ना। मतलब कि सबसे पहले एक बार, मतलब एक बार देख लिया, है ना, ये होता है ज्ञान, एक बार पढ़ लिया। विषय वस्तु का ज्ञान हो सकता है, वास्तविक ज्ञान हो सकता है एक बार। ठीक है, अवबोध तो होता है कि जब एक बार ज्ञान हो गया तो उसके बाद तुलना, वर्गीकरण, विभेद वगैरह करना ना। ज्ञानोपयोग है एक परिस्थिति में जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया उसका दूसरी परिस्थितियों में उपयोग करना, वो ज्ञानोपयोग होगा। तो मित्रों यहाँ पे आपके जो प्रश्न संख्या 13वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। लीजिए अच्छा प्रश्न आ रखा है एक और। प्रश्न संख्या 14वां क्या कह रहा है कि व्याकरण की शिक्षा को सरल बनाने का एक तरीका यह भी है कि मातृभाषा से तुलना करना, सूत्र व नियम रटाना, रोज व्याकरण पढ़ाना, या उक्त कोई नहीं। उक्त कोई नहीं हट जाएगा, रोज व्याकरण पढ़ाने से ही व्याकरण शिक्षा सरल हो जाएगी, गलत है। और सूत्र नियम रटाना ये तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है, हटा ही दो इसको ना, नेगेटिव है। मातृभाषा से तुलना करके आप अगर व्याकरण की शिक्षा दे रहे हो, बिल्कुल सही तरीका है, तभी तो व्याकरण अनुवाद विधि आपके भाषा शिक्षण की विधि बनी है, वरना वो क्यों आती है, आज क्यों प्रचलित होती है ना। तो बिल्कुल मातृभाषा से तुलना करके सीखोगे, ये एक अच्छा तरीका है मित्रों व्याकरण की शिक्षा को सरल बनाने का। तो आपके जो प्रश्न संख्या 14वां है वहाँ पर विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15वें पर, कि छात्रों को श्रुतलेख लिखाने की उपयोगिता है, कि आप छात्रों को श्रुतलेख दे रहे हो ना, श्रुतलेख लिखा रहे हो, इसकी उपयोगिता क्या है। अब देखिए श्रुतलेख के बारे में अच्छी तरह पढ़ लो। ठीक है, देखिए ना तो कक्षा नियंत्रण के लिए इसकी उपयोगिता है, ना ही लिखित कार्य, जरूरी है कि लिखित कार्य श्रुतलेख करवा के कराओ, नहीं, और ना ही हस्तलेख में सुधार है, बल्कि ये होता है वर्तनी की अशुद्धियों का निराकरण करने के लिए। मित्रों वर्तनी किसे कहते हैं, यानी जो भी आप लिखते हो वो वर्तनी है ना। आपने जो भी शब्द लिखे उनमें जो भी कमियां आई, उन अशुद्धियों का निराकरण करने के लिए श्रुतलेख लिखवाया जाता है दोस्तों, है ना। श्रुतलेख में 3 बार बोलता है शिक्षक, हमने एक बार पिछले प्रश्न में इसी वीडियो में देखा है 3 बार बोलता है। अब वो क्यों 3 बार बोलता है मैं बताता हूँ। पहली बार जब वो बोलेगा
तो मतलब छात्र केवल सुनेंगे, ठीक है, केवल सुनेंगे। दूसरी चीज़ यानी कि मस्तिष्क सक्रिय रहेगा, उनको पता चलेगा शिक्षक ने क्या बोला है। दूसरी चीज़ है मतलब दूसरी बार जब शिक्षक बोलेगा तो छात्र क्या है कि लिखेंगे, है ना। और जब तीसरी बार शिक्षक बोलता है इसका मतलब है कि लिखने के बाद जो भी उनके अशुद्ध हैं उनका निराकरण भी वो करते हैं। तो ये श्रुतलेख की उपयोगिता है कि वर्तनी की अशुद्धियों का वो निराकरण करे। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या 15वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज हिंदी शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।